हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा भूमि। मेरा नाम जयप्रताप सिंह और यूपीएसआई मैथ स्पेशल में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। इस वीडियो में हम ये तीन चीज़ें देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे नंबर सिस्टम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो, मैथ की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हम चैप्टर वाइज डेली हफ्ते में 5 दिन वीडियो अपलोड करते हैं और हर एक चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो शेषफल क्या होता है। अगर हमसे कह दिया गया 6 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, यह एक बार जाएगा और यहाँ पे एक बच जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह हमारा शेषफल है। इसी तरीके से हमें दे दिया 198, 145, 961, इसको डिवाइड करना है 18 से। अब इसमें हमसे शेषफल पूछ दिया, तो अब देखो ये तो बहुत आसान था, इसको हमने क्या किया बता दिया। लेकिन यहाँ पे 198 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 961 से, उसके बाद 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि शेषफल क्या होगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम बहुत ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ थ्योरम है, जैसे डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो गया, शेषफल हमें पता करना होगा, तो कुछ थ्योरम है जिसका हम यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो वो थ्योरीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि यूपीएसआई में बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम इसको डिलीट कर दें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है, वह एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। रिमाइंडर जो होते हैं दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लेकिन जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं अगर 6 को हमसे डिवाइड करने को कह दिया गया 5 से, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 1, जो हमारा शेषफल होगा 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें 6 से पहले वो कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं 5 है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम 6 में से 1 घटा दें तो जो संख्या हमें मिलेगी वह 5 से पूरी कट जाएगी। और 6 के बाद वह कौन सी संख्या है जो पूरी कट जाएगी 5 से, वह है 10। और 10 से 6 कितना कम है, -4। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। अब आपको हर बार, जैसे हम यहाँ पे 9 को अगर 5 से में डिवाइड करना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 से पहले जो संख्या है जो कटेगी 5 से 5 होगी, वो उससे कितना कम है, 4 कम है, मतलब हमारा शेषफल 4 होगा। 9 के बाद जो संख्या जो 5 से कट जाएगी 10 से यह कितना कम है, 1 कम है। तो यह हमारा हो गया नेगेटिव रिमाइंडर, यह हमारा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हर बार आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस संख्या के बाद कौन सी संख्या कटेगी, इस संख्या के पहले कौन सी संख्या कटेगी। आप कोई भी एक रिमाइंडर पता कर लोगे तो दूसरा रिमाइंडर आसानी से पता कर सकते हो। जैसे 18 में हमें भाग देना हुआ 7 से, तो 7 से हम भाग देंगे तो हमें पता है कि जो हमारा शेषफल आएगा वो 4 होगा। यह हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। और दूसरा जो हमारा शेषफल होगा वह क्या होगा, 7 त्रिक 21 होता है, तो यहाँ पे -3। यह हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होगा। अब अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी एक रिमाइंडर पता है तो दूसरा रिमाइंडर बहुत आसानी से पता कर सकते हो। अगर हम बात करें रिमाइंडर की, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें, अगर प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करके देखा जाए तो इसका मान जो होता है वो डिवीजर के बराबर होता है। मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम प्लस माइनस के साइन को हटा के इनका सम निकालें तो कितना होगा, डिवीजर के बराबर होगा। तो अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव हमें पता है, पॉजिटिव निकालना है, तो हम डिवीजर में प्लस कर देंगे नेगेटिव रिमाइंडर को। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -3। -3 को अगर हम प्लस करेंगे, अगर हम साइन को इग्नोर करते हैं तो हमें माइनस करना होगा, साइन को लेके अगर चलते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वह क्या है, 4 है। पॉजिटिव रिमाइंडर हमें पता करना है, ठीक है। तो जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है -3 है, पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना है, डिवीजर कितना है, 7 और प्लस -3, तो -3 तो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल गया। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर पता करना है तो डिवीजर माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं, हमें नेगेटिव पता करना है, तो पॉजिटिव को हम रख लेते हैं। पॉजिटिव हमारा कितना है, 4 है, नेगेटिव हमें पता करना है, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। चूँकि नेगेटिव है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो कोई भी एक शेषफल हमें पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव पता है तो नेगेटिव पता कर सकते हैं, नेगेटिव पता है तो हम पॉजिटिव पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई। जैसे एक दो और हम एग्जांपल देखते हैं। अगर 45 को हमें डिवाइड करना हुआ 23 से, तो 23 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें इतना समझ में आ जाएगा, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो हमें कह सकते हैं कि 23 दूना 46 होता है। तो 46 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होगा -1 होगा, और हमें पता है कि जो रिमाइंडर का सम होता है वो डिवीजर के बराबर होगा, तो दूसरा हमारा क्या होगा, 22 होगा। हम कह सकते हैं दूसरा हमारा 22 होगा। ऐसे ही अगर हमसे कह दिया गया 198 को डिवाइड करना है 25 से, तो 25 से हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि 25/200 होता है, ठीक है। 25 का जो टेबल होता है सबको याद, तो माइनस वाला रिमाइंडर में पता चल गया, तो दूसरा प्लस वाला बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं 23। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल 2 की हम बात करते हैं। तो अब देखो, अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया x × y × z, इसको हमें डिवाइड करना है a से, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि xr, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मिटाना ना पड़े, xr × yr × zr डिवाइडेड बाई a। अब x r, y r और z r एक क्या है, रिमाइंडर है। किसके रिमाइंडर है, और यह क्या है, x y z क्या है, नंबर्स हैं। मैं पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर x में हम भाग देते हैं 9 से, सॉरी a हमने लिखा हुआ, a से हम भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है xr, y में हम भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है yr, z में हम भाग देते हैं a से तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वह zr। तो इस तरीके से भी लिख के हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 198 इंटू 126 इंटू 145, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से।
अभी हम यहाँ पे केवल पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप ले सकते हो, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमें बस इस कॉन्सेप्ट को अभी समझाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 198 में अभी पीछे हमने देखा कि 25 से भाग देंगे तो जो हमारा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 23। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम कोई भी ले सकते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 20। तो अगर हमें रिमाइंडर ही बताना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हम केवल उसको ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें 98 को 126 से मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर उसको उसके बाद 25 से डिवाइड करें, कुछ नहीं। हमने 198 को डिवाइड किया 25 से, जो हमारा रिमाइंडर आया है शेषफल आया 23। 126 को डिवाइड किया, जो हमारा रिमाइंडर आया 1 आया है। 145 को डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर आया 20। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23 इंटू 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25। अब क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम आराम से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 10 होगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या x, y और z को a से हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो शेषफल होगा a से हम भाग देंगे x में, जो शेषफल आएगा, a से हम भाग देंगे y में, जो शेषफल आएगा, a से हम भाग देंगे z में, जो शेषफल आएगा, उसको हम a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने केवल पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हम कोई भी ले सकते हैं, आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था 198 और इंटू 126, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। तो यहाँ से हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो यह होगा 23, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो होगा 2। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव की बात करें तो +1, तो जो नेगेटिव होगा वो 24 होगा। अब हम पहले केस में हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव लेके चलते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो 23 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 25, तो क्या आया 23/25। तो अब यह जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको 4/5 दिया है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। 2/9 दे दिया तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, 2 होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, हमारा 23। सेकेंड केस में हम लेके चलते हैं, यहाँ से पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ से हम नेगेटिव ले लेते हैं, हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। 23 इंटू 24, लेकिन हम करके देख ही लेते हैं। 23 इंटू माइनस का 24, ठीक, डिवाइडेड बाई 25। तो 23 इंटू 4 40 40 80 6 12 92 होगा यह, और हमारे पास 9 बचेगा। 46 + 9 55। ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा 522। फिर से हम कर 24 या 72, हमारे पास बचा 7, 24 दूनी 48, 48 7 55, 552। ठीक है। ये माइनस का 552 है, इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे माइनस को छोड़िएगा नहीं, प्लस या माइनस और प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लिया था। तो क्या आएगा हमारा -2 और 25। तो यह हमारा क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। और हमने आपको बताया क्या कि आंसर में हमारा कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। अब जब नेगेटिव रिमाइंडर -2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 25 - 2 = 23। ये हमारा क्या है, आंसर आया। यह था हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस हम लेके चलते हैं इसी में। थर्ड केस, अब यहाँ से हम ले लेते हैं नेगेटिव और यहाँ से भी हम ले लेते हैं नेगेटिव।
तो ये क्या हो गया, -2 इंटू -24 डिवाइडेड बाई 25, तो क्या हो गया -48 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिमाइंडर आया है वो क्या है, 23। तो हम चाहें जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर ले और नेगेटिव रिमाइंडर ले, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे भी 23 आया, यहाँ पे भी 23 आया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, ठीक है। हम थर्ड केस को यहाँ से डिलीट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो यहाँ पे यदि हम यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ से भी पॉजिटिव लेते हैं तो ठीक है, 23 × 1 कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर यह यहाँ पे सपोज यहाँ पे 26 की जगह यह 49 होता, तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आता वो कितना आता, 24 आता, और जो नेगेटिव रिमाइंडर आता वो कितना आता, माइनस। अब यहाँ से यदि हम पॉजिटिव लेते तो फिर से हमें क्या करना पड़ता, 23 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25। तो फिर से यह हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो हमने बताया कि हम किसी में से, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों रिमाइंडर में से किसी को भी ले सकते हैं, हमारा आंसर सेम आया। तो हमारे लिए क्या ईजी होगा, यहाँ से -2 ले लें, यहाँ से हम -1 ले लें, माइनस वाला रिमाइंडर ले लें। तो -2 इंटू -1 और डिवाइड कर दे 25 से, तो क्या हो गया हमारा 3/25। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हमारा रिमाइंडर होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 23 आया, यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे हमने नंबर चेंज किया है। हम दूसरा केस लेके भी देख लेते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 3 ही आएगा। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं 23 और यहाँ से -1 ले लेते हैं, इंटू -1 ले लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 25 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -23, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है। ये जो हमारा रिमाइंडर होगा 2 होगा। तो यहाँ पे माइनस का ये 23 आएगा और 25, तो प्लस का जो हमारा रिमाइंडर होगा इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो आप पॉजिटिव ले नेगेटिव ले कोई भी ले, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इसीलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर अगर हमारा कम आया, 1 2 3 आया, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम रूल 3 पे। रूल 3, अगर कोई नंबर है, जैसे हम कह देते हैं 198 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 70 हम कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई नंबर है, अगर ऊपर अंश और हर में कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, किसी एक नंबर से कैंसिल, आप भाग में कैंसिल करने का नियम जानते ही होंगे। अगर 2 इंटू 3 या तो 5 इंटू 3/6 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 + 3/6 है, तब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना नियम तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी अंश और हर किसी नंबर से कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम रिमाइंडर, जैसे 70 से भाग देना अगर हमें लगता है कि ज़्यादा टफ होगा, या तो हम रिमाइंडर देख रहे हैं यहाँ पे 70 से भाग देते हैं तो भी ज़्यादा आएगा, प्लस माइनस दोनों ही रिमाइंडर ज़्यादा आने वाले हैं। यहाँ भी हम भाग देंगे तो प्लस माइनस दोनों रिमाइंडर ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको, 5 से ये भी कैंसिल होगा, 5 से ये भी कैंसिल होगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो 198 मल्टीप्लाई विथ पाते हैं 15 और 5 × 5 5 × 20, ठीक। तो अब देखो हमने 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया है। हम अभी भी चाहे ना, अभी भी हमें लगता है कि या किसी से कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 से हमें कैंसिल करना है तो हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 9 18, 2 9 18, 31, यहाँ पे कितना हो गया 7। तो हमने किससे कैंसिल किया, 2 से। तो हमने कैंसिल किससे किया, 5 × 2 से, 10 से हमने कैंसिल किया कुल मिला के ना। यहाँ पे 5 से कैंसिल किया और यहाँ पे 2 से। या तो हम इसको एक ही जगह कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम एक ही जगह कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 14, हम इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं 7, और ये हो गया
99। तो कितना बचा 99 गुणे 31/7, और हमने पहले 5 से इसको कैंसिल किया और इसको हमने 2 से कैंसिल किया, तो 5 गुणे 10, 10 से हमने कैंसिल किया है। अब देखो, अब जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसमें हमें इस 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर हम भाग देते हैं तो 7 चौक 28, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा प्लस का 1 आएगा अगर हम 7 से 99 भाग देते हैं, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3/7। अब यह 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले 10 से इसको कैंसिल किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा वह क्या होगा 3 × 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया था पहले, तो क्या हो गया 30। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे 144 को हमें डिवाइड 144 × 196, 1 कोई छोटा नंबर ले लेते हैं 97, इसको हमें डिवाइड करना हुआ 10 से। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यह कैंसिल हो रहा है ना तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 7 2, तो क्या हो गया 72 × 97/5। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा प्लस वाला 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस वाला रिमाइंडर होगा 3 हो जाएगा। माइनस वाला भी ले सकते हैं जैसे कि आपको। तो ये क्या हो गया 6/5। तो अब ऐसा नहीं, देखिए जब तक यह आपका जो अंश होगा जब तक बड़ा होगा तब तक आप भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आया है वह क्या आया है 1। अब यह हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको 2 से कैंसिल किया था। 2 से कैंसिल किया था ना ऊपर नीचे, तो अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 2 × 1 = 2। यह हमारा हो जाएगा आंसर, यह हमारा होगा रिमाइंडर। कहने का मतलब अगर हम कोई अंश और हर में किसी एक नंबर से कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन बाद में जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें जिससे हमने कैंसिल किया है उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। अब लास्ट रूल देखते हैं। ठीक, अब अगला रूल हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें दे दिया P/Q पे n, और इसमें हमसे रिमाइंडर पूछ दिया। तो इस तरीके के सवालों में जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, इस P को हमें क्या करना है, P को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है Q ± 1 के फॉर्म में। Q ± 1 के फॉर्म में हमें P को ब्रेक करना होता है, ठीक है। वैसे तो फॉर्मेट्स थ्योरम और सारे थ्योरम भी होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हमें SI के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म में हमें ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। अगर इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया तो हम आराम से रिमाइंडर बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 26 को 25 से डिवाइड करना हुआ, वो यहाँ पे 199 पावर दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं ना 25 + 1 और डिवाइडेड बाई 25। तो 25 से अगर हम 25 को, ठीक है, यहाँ पे 199, 25 से यदि हम 25 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कोई रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर, अब बच जाएगा 1। तो इस फॉर्म में ±1 के फॉर्म में हमें तोड़ना होता है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हमें छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमें 1 को लेके चलना है, 1 को लेके चलना है। 1 के पावर हम क्या करेंगे 199, यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब 1 के पावर में चाहे जितना भी करो, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1 ही होने वाला है। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 1 ही होगा। तो इस केस में ज़्यादातर जो हमारा आंसर होगा, गेस हम बता रहे हैं, गेस बता रहे हैं, जो ज़्यादातर हमारा आंसर होगा या तो 1 होगा या तो डिवीज़न -1, ठीक, या तो 1 होगा या तो डिवीज़न -1 होगा। इस केस में हमेशा के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, केवल इस पर्टिकुलर केस में बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे थ्योरम होते हैं जो यूज होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर।
तो हर जगह आप इसको अप्लाई मत करना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम देखते हैं। सवाल तो आगे हमने लिया हुआ है, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 198 को हमें डिवाइड करना हुआ 197 से, और यहाँ पे हमारा 198 या जो भी पावर जो भी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 197 प्लस 1। लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव हमारा रिमाइंडर होगा +1 होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 197 से कैंसिल होगा, तो 1 के पावर 198 डिवाइडेड बाई 197, यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब 1 के पावर चाहे जितना कर लो, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। जब +1 आता है तो चाहे जो भी घात रहे, हमारा रिमाइंडर 1 ही होगा, +1 ही होगा। अगर -1 है, इसी को हमने दे दिया 196 बाई 197, और यहाँ पे ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो माइनस होगा। माइनस क्योंकि हम प्लस वाला लेके चलेंगे नहीं, माइनस हमने बताया था कि यह p/q के रूप में है, तो p को हम कोशिश करेंगे q + -1 के रूप में तोड़ने की। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 197 - 1, ठीक, 197। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, रिमाइंडर जो है माइनस का 1, 998। अब जब माइनस का 1 हमारा बचता है, तब हमें ध्यान देना होता है कि उसके पावर में क्या है, ठीक है। अगर पावर की हम बात करें, पावर इवन है तो जो रिमाइंडर होगा वह 1 होगा। अगर ऑड है तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, -1, क्योंकि अगर हम बात करें -1 गुणे -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर हम बात करें -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या ये? तो अब यहाँ पे -1 की पावर कितना है, 998 है। तो यह सम क्या है, यह इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो 1 कितना हो जाएगा, 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम बात करें यहाँ पे 196 के पावर 1/197 999, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 उसके पावर 999। यह क्या है, हमारा ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, -1। और हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला रिमाइंडर हमारा इतना है, तो प्लस वाला रिमाइंडर कितना हो जाएगा, डिवीजर, जो डिवीजर है इसमें से हम इसको घटा देंगे, 197 - 1 तो 196, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम कुछ सवाल भी देखेंगे। अब हम जान लेते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको भी समझने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जानने से पहले हमें ज़रूरी है जानने कि गुणनखंड फैक्टर होता क्या है। कोई दी गई संख्या जिन संख्याओं से, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, कोई दी गई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 10 लिख दें तो 10 किससे किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। तो यह क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो 1 जो होता है यह होता है यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1, मतलब कि 1 जो है सबको ही काटता है। और दूसरा जो फैक्टर होता है, कोई भी संख्या होती है ना तो वह खुद की एक फैक्टर होती है। अगर 10 की हम बात करें तो 10 10 से कैंसिल होगा, 20 की बात करें, कोई भी नंबर ले लें तो वह अपने आप से भी कटती है। तो 1 और वह संख्या, ये 2 कॉमन फैक्टर होते हैं किसी भी संख्या को, एक 1 को छोड़ के। तो 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक वह संख्या होती है और एक
1 होता है। 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। जैसे 20 के गुणनखंड की हम बात करें तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 20 से कटेगा। तो ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब 15 के गुणनखंड हमें बताने हैं तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और उसके बाद 15 हो जाएगा। और इसके बीच में कोई संख्या हमें नहीं लगती है कि 15 को काटेगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे 15 के फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट हमने लिखा है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वह 1 होता है। किसी भी संख्या का कोई भी फैक्टर है ना, तो वह सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वह 1 होगा। किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या होती है, गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। यहाँ इस लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हम आपसे बात करें कि 20 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप यहाँ पे गिन सकते हो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। आप यहाँ पे काउंट करके हमें बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो, वो सीमित होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी संख्या के जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ऐसा नहीं होगा। गुणज, गुणज या गुणक क्या होता है, किसी दी गई संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जैसे हम कह दें कि 5 में आप 10 से गुणा करो, तो आपने 5 में 10 से गुणा कर दिया 50। ये 50 क्या है, इसका गुणक है, मल्टीपल है। मैं आपसे कह दिया कि 3 में 11 से गुणा करो, 3 में आपने 11 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 33। तो हमें कह सकते हैं 33 जो है 11 का मल्टीपल है, या 33 जो है 3 का मल्टीपल है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 33 जो है 11 का मल्टीपल है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 20 के प्रथम 5 गुणज या गुणक हम बात करें तो 20 का पहला गुणक क्या होगा, 20 गुणे 1, दूसरा होगा 20 गुणे 2, 20 गुणे 3, 20 गुणे 4, 20 गुणे 5। तो ये क्या होते हैं, हमारे गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। किसी संख्या का प्रथम गुणज वह संख्या होती है और किसी संख्या की गुणजों की संख्या जो है असीमित होती है, इनफाइनाइट होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप 2 का प्रथम गुणज की बात करें तो 2 एकम 2, 2 में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्या हो गया 20। 2 में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 200। 2 में आपने 1000 कर दिया तो क्या होगा, जितने भी मतलब कि जो मल्टीपल होते हैं ना वह इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, सीमित नहीं होते हैं फैक्टर्स की तरह। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। जैसे मैं आपको बोल दूं 18 का गुणनखंड निकालना, तो आपको तो अभी हमने बताया कि एक सबका गुणनखंड होता है और कोई भी संख्या अपने आप की गुणनखंड होती ही होती है। तो ये 2 गुणनखंड तो हमारे आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, हमने छोटे पे ही सीखा हुआ है, हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप देखो यह भी क्या है, एक प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या होता है, इसमें सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से देते हैं, जब तक 2 से भाग जाएगा तब तक देते रहेंगे, 3 से जब तक भाग जाएगा तब तक देते रहेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ऐसे हम प्राइम नंबर से भाग देते जाते हैं। तो ये भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है और यह भी प्राइम नंबर है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पर 2। ठीक, तो यही हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम उसको तोड़ लेते हैं। ठीक, गुणनखंडों की संख्या अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंडों के रूप में उसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने 18 को तोड़ा है, हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 100,
हमसे पूछ दिया जाए कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो अब देखो 100 के अगर गुणनखंड हमें ज्ञात करना है तो देखो आप यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25, 50 और 100। इसके अलावा कोई 100 का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 100 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 100 के कितने गुणनखंड होंगे? कुल 9 गुणनखंड। 100 के गुणनखंडों की हम संख्या की बात करें तो ये कितने हो गए? 9 गुणनखंड हो गए। तो अब हम आ जाते हैं, आपको समझ में आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि प्राइम नंबर से हम भाग देके उसका फैक्टर बनाते हैं। अगर हम 100 की बात करें तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? हम फैक्टर नहीं बनाते हैं। 25 से ऊपर 100 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे 2 गुणे 5 पे 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 2 पे 2 4, 50, 25 क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है और यह भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की। जैसे अभी हमने देखा कि 100 के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमने काउंट किया कि 100 के जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं वो कितने थे? 9 थे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर हम 100 की बात करें, 100 के गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो बड़े आराम से हमने तो लिख के कर लिया। लेकिन हमसे अगर दे दिया 1800 के गुणनखंड, इसके कितने गुणनखंड होंगे पता करके बताओ, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब हम ऐसे जोड़ते रह जाएंगे? पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसे हम जोड़ते रह जाएंगे। सोचो आप कितना टाइम लेगा, आपके पूरा पेपर का टाइम खा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा नंबर दे दे तो और भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ट्रिक होता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करने का। वो ट्रिक क्या होता है? सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? हम 100 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के रूप में ही केवल लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा था अभी 2 पे 2 गुणे 5 पे 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं 100 का यहाँ पे, तो 50, 25, 5 और ये क्या हो जाएगा? ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे 2 5 पे 2। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं तो बेस को छोड़िए, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है? जो पावर होगा उसमें प्लस का 1 करना है। जो पावर होगा उसमें हमें प्लस का 1 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 3, ये क्या हो गया? 9। यही क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो अगर 9 के फैक्टर हमें बताना है तो हम क्या बताएंगे? 100 के फैक्टर हमें बताना है तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि 100 के जो फैक्टर होंगे वे 9 होंगे। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम 100 की जगह हम 200 ले लेते हैं। तो 200 का मतलब क्या होता है? 25 वाटे 200। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 में हम क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे। 2 में हम +1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 गुणे 3, 4 तें 12। अगर हम बात करें 200 के गुणनखंडों की संख्या की तो कितनी होगी? 12 होगी। हम करके देख लेते हैं। गुणनखंड मतलब किससे किससे? 200 डिवाइड होगा। तो 200 किससे डिवाइड होगा? पहले तो 1 से होगा, ठीक, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी होगा, 25 से भी होगा, 50 से भी होगा, 100 से भी होगा, 200 से तो होगा ही होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 हुए हैं। अभी कहीं 2 बच गए हैं तो यहाँ पे 40, एक तो हो जाएगा
40 से कटेगा और 20 हमने लिया हुआ है, बीस के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हमने छोड़ दिया, 5। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि 200 को पूरा पूरा काटे। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 12। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो घात थे, घात में हमने 1 जोड़ा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोई और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाएँ। अगर हम 50 के गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 50 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 हो गया, 50 हो गया, ये तो फिक्स है। 2 हो गया, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, तो हमारे हिसाब से, और ये 25 से जाएगा। तो 2, 3, 2, 5, एक 6 फैक्टर हमारे हिसाब से हो गए। चलिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 2। 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे 2। तो यहाँ पे कितना है? 1 घात है तो उसमें +1 करेंगे, तो 2 गुणे यहाँ पे +1 करेंगे तो 3 2 3। जो हमारा आंसर क्या आ गया? ये हो गया हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पे जैसे 200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों से मतलब आप यहाँ पे इसको समझिएगा, 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो 200 का अभी हमने देखा था, 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 वाटे 200, 200 2 गुणे 2 पे 3 और 5 पे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 ऐड करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 4 3 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगले पे आते हैं, 2160 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो अब देखो, बड़ा नंबर देख के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा नंबर देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नंबर रहेगा कि बहुत आराम से आप उसको कर सकते हो। तो अब देखो, 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 216 की अगर हम बात करें तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 10 हम लिख सकते हैं। तो आप बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ गया हमारा? 4 बार। तो 2160 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे 4 गुणे 3 कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक है, 3 बार आएगा, कहीं छूट गया हो, क्योंकि 6 3 बार है तो 6 को हमने ब्रेक किया है। 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3, तो 3 हमारा 3 बार आएगा, 3 पे 3। 5 हमारा कितने बार आया? 1। तो देखो, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर। अब हमें क्या करना है? +1 कर देना है इसके पावर में, 5 हो गया। +1 कर देना है इसके पावर में, 4 हो गया। +1 कर देना है इसके पावर में, तो यह 2 हो गया। 5 का 20, 20 दूना 40। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले पे आते हैं, 2160 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, समगुणनखंड, समगुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, 100 के गुणनखंड हमने देखा था। 100 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा और 100 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए। अगर हम बात करें समगुणनखंडों की, तो इसमें समगुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 4 10 20 50 और 100। तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम इवन फैक्टर की बात करें तो कितने हो गए? 6। अब ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर कितने हो गए? 3। ऑड फैक्टर 3 और इवन फैक्टर 6। अगर हमें इस तरीके से पता करना होगा, जब भी हमें समगुणनखंडों की संख्या पता करनी हो तो हमें क्या करना होता है? 2k के फॉर्म में लिखना होता है। 2k के फॉर्म में इसको हमें ब्रेक
करना होता है। कैसे करेंगे ब्रेक वो भी हम बताते हैं। और यहाँ पे क्योंकि जो भी समगुणनखंड होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे, जाहिर सी बात है कि 2 के मल्टीपल होंगे तभी वो समगुणनखंड होंगे, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 1 2 को हम बाहर कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। और यह जो k होता है यह क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यह होता है हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हम इसको अगर हम 100 की बात करें तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 5 पे 2। तो हमने क्या बताया आपको कि 2k के फॉर्म में आपको लिखना होता है। 2k के फॉर्म में मतलब कि हमें यहाँ से 1 2 बाहर निकाल लेना होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 गुणे 5 पे 2। यहाँ पे कितना बचा 1। अब यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा क्या हो गया, यह k हो गया। यहाँ से जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे +1 करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हम +1 करेंगे, इस घात में +1 करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो 2 3 6, ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो गया 6 हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। तो 2160 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था गुणनखंड किया था 2160 का, तो क्या आया था 2 पे 4 3 पे 3 5 पे 1, 2 पे 4 3 पे 3 5 पर 1। अब हमने बताया कि समगुणनखंड की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2k के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा मतलब जो गुणनखंडों की संख्या होगी वह इवन गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को यदि हम बाहर कर लें तो 1 2 को अगर हम बाहर कर लें तो क्या बचा 2 पे 3 गुणे 3 पे 3 गुणे 5 पर 1, यहाँ से 3 + 1 करेंगे 4 गुणे 3 + 1 करेंगे 4 गुणे 1 + 1 2, बाहर 2 है ही, यही हमारा k हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 4 चौके 16 16 दूना 32। तो अगर बात किया जाए कि यह क्या होगा हमारा इवन फैक्टर, इस 2 को मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। ठीक है, इस 2 को हमने इसलिए बाहर लिया है कि जो भी 2 के फैक्टर होंगे तो इवन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, जो समगुणनखंड होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे। तो ये हमारे जो इवन फैक्टर होंगे 2160 के वो होंगे हमारे 32, ये हमारा हो गया आंसर। अब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की कितनी थी 40, यहाँ पे हमने समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात की 32। अब यहाँ पे हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो 40 - 32 कर देंगे 8 हो जाएगा। या तो 2160 को हमने क्या लिखा था 2 पे 4 गुणे 3 पे 3 गुणे 5 पर 1। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि जो भी विषम संख्याएं होती हैं वह 2 की मल्टीपल नहीं होती हैं। तो जो जब 2 की मल्टीपल नहीं होती हैं तो हम यहाँ से इस 2 के 1 घात 2 घात 3 घात चाहे जितना घात का है इसका कोई मतलब नहीं है, हम इस 2 को पूरा पूरा एक्सक्लूड कर देंगे, पूरा पूरा हम हटा देंगे। तो बचा कितना 3 पे 3 गुणे 5 पर 1। तो यहाँ 3 पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, कितना हो गया 8। यह क्या हो गया हमारा ऑड फैक्टर। तो दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर माइनस कर दोगे, या तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए 2 को पूरा पूरा एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि 2 जो है कोई भी ऑड फैक्टर 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं गुणनखंडों के योग की, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, हम यहाँ पे दे दिए 100 के फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 20
25, 50 और 100, यह फैक्टर हो गए। इनका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा नंबर है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। 100, 150, 175, 195, 205, 210, 214 और ये हो गया हमारा 217। बहुत आराम से हमने इसको क्या किया, कर लिया। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 2160 ही दे दिया, इसका सम, फैक्टर का सम निकालना हुआ, तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर इसका निकालना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उसके बाद सम करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 217 आया है ना। चलिए हम देखते हैं। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 5 पर 2। अब हमें क्या करना होता है, जो भी पावर होते हैं, जो भी हमारे फैक्टर होते हैं, उनको हमें 0 से स्टार्ट करना होता है और उस नंबर तक लिखना होता है जितना उस पर पावर होता है। जैसे यहाँ पे 2 पे 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 प्लस प्लस, याद रहे बीच में प्लस का साइन, +1 +2 इंटू 5 पे 2 का पावर है, तो 5 पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 पे 0, 5 पे 1 प्लस 5 पे 2, मतलब जहाँ तक घात जाएगा 0 से लेके जितना पावर है वहाँ तक हम ले जाएंगे। अब इसका हम मान निकाल लेंगे। 2 पे पावर 0, किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। 2 पे पावर 2, सॉरी 2 पे पावर 1 का 2, 2 पे पावर 2 का 4, और यहाँ पे 5 पे पावर 0 का 1 प्लस 5 प्लस 25, तो यह क्या हो जाएगा, 7 इंटू 31, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो ये कितना आया, 217, और यहाँ पे भी कितना आया, 217। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि पहला स्टेप तो वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पावर को, x को, जो भी पावर आया x को प्लस करते हुए ले जाना है जितना पावर है, ठीक है, और उसको फिर से हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर 200 हमें दे दिया गया, तो 200 के फैक्टर हम जानते हैं कि 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और 200 तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई छूट जा रहा है, 1 2 4 8 10 5 40, ये हो गए फैक्टर। अब इनका सम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 200 को हम लिख सकते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, खैर 200 को हम लिख सकते हैं 25/200, तो 2 पे 3 गुणे 5 पे 2। अब इसको हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 2 पे 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3। ऐसे ही हमें इसके साथ भी करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 5 पे 0 प्लस 5 पर 1 प्लस 5 पर 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, और यह हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 गुणे 31, 15 एकम 15, 15 3 45, 46। तो जो गुणनखंडों का सम होगा 465 होगा। इसके गुणनखंडों का जो सम होगा आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 465।
65। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 100 के सारे गुणनखंड है, 8 नहीं होगा इसमें। अब इसमें अगर हमसे पूछ दिया कि सम ऑफ इवन फैक्टर, जो भी इवन फैक्टर है उनका सम, तो इवन फैक्टर 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ और 100। अगर इस तरीके से हम देखें तो 100, 150, 170, 180 और 186। ठीक है, इवन का सम जो होगा 186 होगा। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और उसका सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ दिया जाए तो उसको हम कैसे करेंगे? तो सेम स्टेप हमें फॉलो करना है, बस एक स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना। 2 × 2 5 पे, इस तरीके से लिखेंगे। 2 पे 2 × 5 पे 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते थे 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2। इस तरीके से हम लिखते थे जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में निकालने होते थे तब। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 पे 0 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। 2 पे 0 को हमें क्यों निकालना है, क्योंकि यदि हम 2 पे 0 का मान हम लेते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 पे 0 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस 2 पे 0 का मान 1, इस 5 पे 0 का मान 1। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यदि हम यहाँ पे 1 को लेते हैं तो 2 पे 0 को यदि हम लेते हैं तो क्या होगा, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड फैक्टर भी हमें मिलेगा। अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो भी हमारे फैक्टर आएंगे ना, देखिए 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे हमारे 2 के मल्टीपल मिलेंगे, और कोई भी हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, ऑड फैक्टर कोई भी नहीं होगा। तो इसको 2 पे 0 को हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। बाकी वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 2 पे 1 का मान 1, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5 + 25, तो ये हमारा हो जाएगा 31 × 4। यहाँ पे 4 होगा, 31 × 2 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 186। अब देखो हमने अभी ऐड किया था ना, तो सम फैक्टर का सम कितना आया, 186। तो हमें करना क्या है कि पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, केवल हमें 2 पे 0 को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब हम आते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर अगर हमें पता करना है तो जैसे 100 का सम ऑफ ऑड फैक्टर हमें पता करना है, तो वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ से इस 2 को पूरा हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, पूरा हम बाहर कर देंगे, इससे हमें कोई लेना। क्योंकि अगर 2 हम लेते हैं तो 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, किसी भी फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 का मल्टीपल ही आएगा, वो इवन फैक्टर हो जाएगा। तो 2 को हम पूरा एक्सक्लूड कर देंगे जब भी हमें ऑड फैक्टर का सम चाहिए तो, और हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे 5 के साथ। तो 5 पे 1 + 5 पे 2, 5 पे 0, तो ये हमारा आएगा 31। हम देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने काउंट किया था 217, और जो सम फैक्टर का, इवन फैक्टर का जो सम आया 186 आया। 186 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 31 आएगा, जो कि सम होगा किसका,
ऑड फैक्टर्स का। यहाँ से हम वैसे भी करके देख लेते हैं। ये आप देखो 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 25 6 31, ठीक है 31 होगा और हमारा आंसर भी आया है 31। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1800 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो 1800 के सभी गुणनखंडों का सबसे पहले तो आपको फैक्टर बनाना होगा। तो 1800 का फैक्टर बनाना इतना भी टफ नहीं है। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 3 18 होता है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 2 3 6 हो गया, 18 हो गया। और 18 गुणे 100 हम लिख सकते हैं 1800 को। तो 100 का जो फैक्टर क्या होगा, वो क्या होगा, 2 पे 2 गुणे 5 पे 2, ये हो गया। तो मिल गया हमें 1800 का फैक्टर। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 3 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या, सभी गुणनखंडों का योग, अब हमें सभी गुणनखंडों का योग यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, यहाँ पे योग पूछा हुआ है, संख्या नहीं पूछा हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3, ऐसे हम 3 के साथ करेंगे, 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2 घात है। ऐसे हम 5 के साथ करेंगे, 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2। तो इसको अभी हमने पीछे किया है, तो इसका मान आया था 31, याद होगा आपको। इसका आएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, इसका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो कितना हुआ, 8 4 12 2 14 15 गुणे 9 3 12 1 13 गुणे 31। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आएगा वही होगा आपका आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। हम आते हैं नेक्स्ट पे, 600 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब सम गुणनखंडों का योग पूछा है, तो सबसे पहले तो 600 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 600 को हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 100 को लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 5 पे 2। तो ये हो जाएगा हमारा 600 को हम लिख सकते हैं 2 पे 3 गुणे 3 पे 1 गुणे 5 पे 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 25 बटे 200, 200 और 3 600। अब हमें क्या चाहिए, गुणनखंडों का योग चाहिए, सम गुणनखंडों का। तो हमने बताया कि सम गुणनखंडों का योग चाहिए, तो हम इसको 2 पे 0 को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब बाकी हम वैसे करेंगे, 2 पे 1 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 31। 8 4 12 2 14 गुणे 3 1 4 गुणे 31। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 600 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 600 के गुणनखंड अभी हमने बनाए थे पीछे वाले सवाल में, क्या था, 2 पे 3 3 पे 1 5 पे 2, 2 पे 3 गुणे 3 पे 1 गुणे 5 पर 2। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो गया तो आप स्लो करके देख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है। तो अब देखो, विषम गुणनखंडों का सम चाहिए, योग चाहिए, विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो हमने बताया कि अगर 2 आ जाता है कहीं भी फैक्टर में तो कोई ना कोई सम मिल जाएगा। अगर हम पूरे 2 को पूरा ही ख़त्म कर दें तो कोई भी सम फैक्टर हमें नहीं मिलने वाला है। तो इस 2 को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब बचा क्या, 3 पे 0 प्लस 3 पर 1, और यहाँ पे इसका मान होगा 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2। तो ये हो गया 1 4 गुणे 31, 4 एकम 4 4 3 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब आप देखो, जो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था उसका सवाल आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं। हमें लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम सारे सवाल नहीं देखेंगे, या तो हम देखेंगे तो जल्दी जल्दी देखेंगे। ये हो गया 3 8 7 इंटू 2 1 5 इंटू 1 8 8। इसको हमें डिवाइड करना है 15 से। तो 15 से यदि हम
300 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा चल जाएगा ना, और इसको हम डिवाइड करें 87 को, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। अब -3 या -3 है तो प्लस का क्या हो जाएगा, +12। तो कोई भी ले सकते हो, -3 छोटा है, हम इसी को लेके चलेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें, 215 को हम डिवाइड करें तो आपको पता है कि 180 पूरा पूरा कट जाता है, 180 के बाद 210 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से जो प्लस का रिमाइंडर होगा +5, माइनस का जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा हमारा -10। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस का रिमाइंडर होगा 8 और माइनस का रिमाइंडर होगा -7। ये है 8 -7। तो यहाँ से जो रिमाइंडर हमें छोटा लगेगा उसको हम ले लेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं -3 इंटू +5 इंटू, यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा तो हम यहाँ से +8 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 15। अब क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, 40 से 120/15। ठीक है। अब आप देखो 120 तो पूरा पूरा कट जाता है ना, तो यहाँ पे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, है ना। हम यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। हम देख लेते हैं, 5 से ये कट जाएगा, हाँ, और 7 3 10 8 18 ये कट जाएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 120 15 से पूरा पूरा कट जा रहा है। अब आ गया, अब क्या है, 123 + 128 इंटू 302 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है ना कि अक्सर होता क्या है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देखते हैं तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लेके कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है। और जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम करें या कहीं भी किसी टाइप का कैलकुलेशन हो, तो हम क्या करते हैं, बोडमास नियमों का पालन जरूर ही करते हैं। बोडमास मतलब कि जो कैलकुलेशन ऑर्डर है उसको हमें फॉलो करना होता है। कैलकुलेशन ऑर्डर में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस का आता है, और मल्टीप्लाई से भी पहले हमारा डिवीजन आता है अगर है तो यहाँ पे आप देखो, अगर 25 से यहाँ पे हम भाग दें तो -2 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे हम भाग दें तो +3 आएगा, यहाँ पे हम भाग दें तो +2 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर हो गया -2 इंटू 3 इंटू 2। हम यहाँ से प्लस वाला लिए, यहाँ से माइनस वाला। अब इसको 25 से हमें डिवाइड करना है, तो 2 3 6, 6 दूना 12, तो यह आया -12/25। हमने आपको बताया कि कभी भी रिमाइंडर हमारा जो आंसर होता है वह माइनस में नहीं होता है। तो अगर माइनस का रिमाइंडर हमें पता है, माइनस का रिमाइंडर 12 है, तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 13। यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अब हमें भाग देना है, ये है 43 पे 123 + 23, इसको हमें भाग देना है 42 से। तो पहली बात हमने आपको बताया कि P/Q के रूप में जब हो और इस पे N हो, तो इस P को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं तोड़ लें Q + 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम 42 से 43 में भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। या तो 43 को हम 42 + 1 भी तो लिख सकते हैं, बात वही है। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, अगर 42 में भाग देंगे तो यह 1 होगा, और 1 के पावर 123 + 23 डिवाइडेड बाई 42। तो 1 के पावर चाहे जितना भी रहे, यह 1 ही होने वाला है, +23 डिवाइडेड बाई 42। तो ये कितना हो गया हमारा, 24 डिवाइडेड बाई 42। ठीक है। अब ये हमने आपको बताया कि अगर 4/5 है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। मतलब जो भी, अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो जो अंश है वही हमारा रिमाइंडर होगा। माइनस में नहीं, माइनस होगा तो उसको प्लस कन्वर्ट। तो ये ऑलरेडी हमारा प्लस में आया, तो ये हमारा 24 क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 45 पे 78 को 46 से भाग देना है। तो यहाँ पे आप देखो 45 को हम लिख नहीं सकते हैं, 46 - 1 पे 78/46। ठीक है, वही बात है, P/Q हो तो P को हमें क्या लिखना होगा, Q +
1 के रूप में करना होगा। तो हमने कर लिया, 46 से 46 पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 के पावर 78। तो -1 के पावर 78 है, यह क्या है, इवन है, तो जो हमारा आंसर आएगा प्लस में आएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। हम तेज चल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर से आप देखो, यह थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। यह क्या है, 2 पे ओके, ये 2 पे 69 है बटा में 9 है। अब आप देखो यहाँ पे जो अंतर होगा वह 1 का होगा, ±1 का होगा, तब तो हम आराम से पता कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको कुछ घुमा फिरा के दिया है, किसी भी फॉर्म में आप इसको कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाए ना वह 1 हो जाए। तो आप ये बताओ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और इसके पावर ये होता है ना ए के पावर n के पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a पे n m, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 23 × 69 हो जाएगा ना, बटे में 9। तो आप देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटा में 9 के पावर 23। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, -1 के पावर 23। तो -1 के पावर यह ऑड नंबर है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा -1 होगा। चूँकि हमने बताया कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला रिमाइंडर 1 है, तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या हो गया, 9 - 1 8। ये हमारा प्लस वाला रिमाइंडर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 2 पे ये है आपका 2 पे 96 × 45 बटा में 50। फिर से यहाँ पे वही समस्या हो गई कि इसको जो है हम Q को P/Q है, तो यह Q ±1 के रूप में हमें इसको लिखना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम ट्राई करेंगे, किसी भी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि P/Q के रूप में यह हो जाए। हर्मिट्स थ्योरम में को प्राइम नंबर का होता है, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस की चीज़ है नहीं, क्योंकि पीछे इससे संबंधित कोई सवाल नहीं है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में तो इसको ब्रेक करना ही होगा। अब हम कैसे करेंगे, हमने आपको दूसरा रूल बताया था कि 2 × 10 बटा में 15 है, तो हम क्या करेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूना 10, 5 × 15। लेकिन यह क्या हो जाए, 4 बटा में 3, तो रिमाइंडर आया 1। तो अब क्या होगा, 5 से चूंकि हमने कैंसिल किया तो बाद में रिमाइंडर में 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा। हमने बताया था दूसरा रूल था, दूसरा या तीसरा रूल, मैंने आपको यही बताया था। तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं ना, 5 × 9 = 45, 7 × 5 = 85। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 पे 96 × 9 बटा में 17। हमने यहाँ 5 से डिवाइड किया है, इस बात को हमें याद रखना है, 5 से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। अभी भी यह जो है इस फॉर्म में नहीं हुआ, तो हम 2 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 चौका 16। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, × 9 बटा में 17, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 4 को 16 पे 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, × 9 बटा में 17। अब आप देखो इनके बीच का अंतर -1 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर -1 के पावर 24 और × 9 बटा में 17। ठीक है, तो -1 के पावर 24 का मतलब 1 ही हो जाएगा, और हम गुणे करेंगे 9 से, तो क्या होगा, 9 बटा में 17। तो अब क्या यह रिमाइंडर हमारा 9 होगा, यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर आया वह क्या होगा, 9। लेकिन फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 9 × 5 =
45। जो फाइनल हमारा रिमाइंडर होगा वह 45 होगा। ठीक है, आगे आते हैं। किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग इतना, यह भी एक अच्छा सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है 166 है। यदि उनमें से एक संख्या 23 है तो बाकी 2 संख्याएं क्या होंगी। अब आप देखो, कोई भी हम अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 5 + 7, तो 5 और 7 कितना हो गया, 7 × 5 = 12। अगर हम कोई तीसरी अभाज्य संख्या लेते हैं, 5 + 7 + 11, तो 12 × 11 = 23। ऐसे ही 3 + 5 + 7 हम ले लेते हैं, 5 × 3 = 8, 7 = 15। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 11 + 17 + 5, तो ये 17 × 5 = 22 और 11 = 33। तो हर केस में देखो, अगर हम 3 अभाज्य संख्याएं ले रहे हैं तो उनका जो सम है वह क्या है, ऑड नंबर। यहाँ 33, यहाँ 15, यहाँ 23। हमेशा जो है, जो हमारा सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 अभाज्य संख्याओं का जो सम है 166, यह क्या है, इवन नंबर है। और हमने देखा कि कोई भी 3 अभाज्य संख्याएं आप ले लोगे तो उसका जो सम आएगा वह एक ऑड नंबर आएगा। अगर यह इवन नंबर आया है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक संख्या तो दी गई है, जो एक अभाज्य संख्या है वह सम संख्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो अगर यहाँ पे 3 अभाज्य संख्याओं का सम दिया हुआ है एक सम संख्या, इसका मतलब कि उसमें से एक संख्या 2 होनी ही होनी है। अगर 2 नहीं है, 2 को छोड़ के कोई भी 3 अभाज्य संख्याएं लोगे तो उसका जो सम होगा वह एक विषम संख्या होगी। तो एक संख्या तो दे दिया 23, दूसरी संख्या 2 होगी ही होगी, तीसरी संख्या हम x मान लेते हैं और ये हो गया 166। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा, 26 हम माइनस कर लेंगे तो 141 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब भी ये याद रहे कि जब भी यदि 3 संख्याओं का, दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके कि जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का सम एक सम संख्या दिया हुआ है तो उसमें से एक जो संख्या होगी वह 2 होगी ही होगी। अगले सवाल पे आते हैं। इसको हमें 100 से भाग देना, 10 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, 2 × 1। जो भी फैक्टोरियल दिया गया उसको आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले आइए। जैसे फैक्टोरियल 15 दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × ... 1 तक आप चले जाइए। 16 फैक्टोरियल दे दिया, 16 × अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 × 14 और ले जाके फैक्टोरियल यहाँ पे रोक भी सकते हो, × फैक्टोरियल 13। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि उस नंबर से लेके आप 1 तक उसको मल्टीप्लाई करिए। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब आप देखो, आपको लगता है कि इतना आप कैलकुलेट कर पाओगे, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 100 तक आपको लगता है कि कैलकुलेट कर पाओगे? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही जो लगने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करें, फैक्टोरियल 1 की हम बात करें तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 × 1, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 × 2 × 1, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की हम बात करें तो 4 × 5, सॉरी 5 कहाँ से आ गया ये, 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 × 24। फैक्टोरियल 5 की हम बात करें तो ये क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 24 × 5 = 120। बस यहीं तक हमें करना ही है। ठीक है, इसके आगे आप देखो,
अब फैक्टोरियल 6 को है, फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इन सबको हमें किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो अब बताओ कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक। ठीक है, फैक्टोरियल 100 तक, और इसको हमें भाग देना है 10 से। तो एक बात बताओ आप, ठीक है, यह तो नहीं कटेगा, यह तो नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर 120 की हम बात करें तो 10 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 5 जो है हमारा 10 से कट जा रहा है। तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं ना 6 गुणे फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 जो है 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जब फैक्टोरियल 5 कट जा रहा है तो फैक्टोरियल 6 भी कट जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 को भी हम लिख सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, या 5 का जो भी मान है उसको एक्सपेंड करके भी हम लिख सकते हैं। मतलब कि 5 के बाद जो भी फैक्टोरियल वाले नंबर आएंगे 100 तक, अगर फैक्टोरियल 5 10 से कट जा रहा है, लास्ट में 0 आया, तो ये फैक्टोरियल 5 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जो भी नंबर है सब में कॉमन होगा, और सारे नंबर्स क्या है, सबका मल्टीपल होगा, तो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 से डिवाइड हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 के बाद से। तो यह इसमें लॉजिक है। तो इसको हमें क्या करना है, 5 को हटा देना है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद से सारे के सारे नंबर जो है कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमें देख लेना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा हमारा 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस यहाँ से हम रिमाइंडर की बात करें तो 4 होगा डिवाइडेड बाई 10। 6 4 10 2 12 1 13 बटा में 10। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 3 हमारा रिमाइंडर होगा। बहुत आसानी से आ गया हमारा उत्तर। अगला हम देखते हैं, 10 सवाल हम देखेंगे, बाकी के सवाल हम छोड़ देंगे। 20 से 21 सवाल। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल 2 प्राप्त होता है किसी संख्या को 7 से भाग देने पर। हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे हम 9 लेते हैं, 9 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 2 प्राप्त होगा, 2। अगर हम 9 का वर्ग कर दें, 9 81 कर दें, और 7 से हम भाग दें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आया, 4। तो जब हमने वर्ग कर दिया तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो इसको हम अब कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कोई नंबर x है, ठीक है, नंबर जो है मान लेते हैं x है, और जब हम भाग देते हैं x में, हम 7 से भाग देते हैं, तो शेषफल जो हमारा प्राप्त होता है, रिमाइंडर जो हमारा मिलता है वो कितना है, 2। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि 7 से जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो जो हमारा भागफल आता है वह कितना आता है। तो अगर हम भागफल की बात करें तो हम भागफल मान लेते हैं x है, ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर ही x मान लिया, भागफल x हमने मान लिया कि 7 से हम भाग देते हैं तो भागफल हमारा x आता है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है हमारा नंबर। तो नंबर क्या है, 7 से हम भाग दे रहे हैं तो 7 गुणे भागफल x प्लस शेषफल, ये हो गया, ठीक है, यही हमारा नंबर हो गया। तो नंबर हमारा है 7x प्लस 2। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं, इसको हम वर्ग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 49x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 दूना 4, 7 चौक 28 x, ठीक है। अब इसको अगर हमें 7 से भाग देना है तो ये बताओ, 7 से a कट जाएगा, अभी रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने पढ़ा 7 से a कट जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा, 7 से a कट जाएगा तो ये पूरा नंबर x का चाहे जो भी मान रखे वो नंबर 7 से कट जाएगा। तो शेषफल बचा कितना, 4/7, यही हमारा क्या हो गया,
रिमाइंडर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 उस संख्या के 1/2 से 15 कम है तो संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा है, आप इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, आगे के सवाल आप खुद से ट्राई करना। अब मैं यहीं पे बंद करता हूँ, 6 सवाल मैं छोड़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम से आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो सारे सेट के क्वेश्चन तो हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा से 20-25 क्वेश्चन लेने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो और चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।